हेलो एवरीवन, मैं शिवन सोनकर आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूनियन चैनल पे। और आज हम पढ़ेंगे एनटी यूजीसी नेट जेआरएफ की जो स्पेसिफिक सीरीज चल रही थी उसका पार्ट 3। कॉमर्स के लिए है ये स्पेशली। तो कुछ एमसीक्यूज पढ़ेंगे हम इसके अंदर एक्सप्लेनेशन के साथ। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, रिड्रेसल एंड मैकेनिज्म फॉर कंज्यूमर डिस्प्यूट्स अंडर सेक्शन 9 ऑफ द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट एनविसेजेस आ सिंगल टायर सिस्टम, टू टायर सिस्टम, थ्री टायर सिस्टम या ओपन सिस्टम इंडिपेंडेंट ऑफ हिरार्ची। तो जो हमारा कंज्यूमर मैकेनिज्म मतलब कंज्यूमर का जो डिस्प्यूट्स का जो मैकेनिज्म है वो हमारे कितने टायर का है? थ्री टायर सिंगल टायर का है, टू टायर का है, थ्री टायर का है या फिर उसके अंदर ओपन सिस्टम है, इंडिपेंडेंट है हिरार्ची से। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा थ्री टायर सिस्टम। तो चलिए फिर इसके बारे में थोड़ी जानकारी और ले लेते हैं। जो हमारा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 था पहले, लेकिन अब 2020 में जो पास हुआ है वो है हमारा एक्ट 2019। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? रेगुलेटर, पहले इसके अंदर कोई भी रेगुलेटरी नहीं थी, लेकिन अब सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी है, CCPA। पहले इसके अंदर कंज्यूमर कोर्ट जो थे वो थे कंप्लेंट कुड बी फाइल्ड इन द कंज्यूमर कोर्ट वेयर द सेलर्स डिफेंडेंट ऑफिस इज लोकेटेड। जहाँ पे उसका डिफेंडेंट ऑफिस होता वहाँ पे उसकी कंज्यूमर कोर्ट होता था। लेकिन अब क्या है? कंप्लेंट कैन बी फाइल्ड इन अ कंज्यूमर कोर्ट वेयर द कंप्लेनेंट रेजिडेंस और वर्क्स। जहाँ पे कंप्लेनेंट जो होता है वहाँ पे वर्क करता है, फिर रेजिडेंट है उसका। और उसके अंदर पहले प्रोडक्ट लायबिलिटी कुछ भी नहीं थी, लेकिन अब क्या है? अब है इसके अंदर कि कंपनसेशन मिलेगा उसको, हार्म जो भी कुछ कॉज होगा उस प्रोडक्ट के लिए कंज्यूमर को मिलेगा कंपनसेशन। अब ये जो हमारे क्वेश्चन का आंसर है वो है हमारा ये वाला पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, कि थ्री टायर है हमारा। पहले क्या था कि 20 लाख तक था डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, लेकिन अब 1 करोड़ तक है। पहले स्टेट कोर्ट में 20 लाख तक के, 20 लाख से लेके 1 करोड़ तक के डिस्प्यूट सॉल्व होते थे, लेकिन अब स्टेट कोर्ट में 1 करोड़ से लेके 10 करोड़ तक हो सकते हैं। नेशनल में पहले होते थे 1 करोड़ तक, और अब होते हैं 10 करोड़ से ऊपर वाले सारे के सारे मामले सॉल्व। तो इसके लिए ई कॉमर्स के लिए पहले कोई प्रोविज़न नहीं था, लेकिन अब सारे रूल्स रेगुलेशंस है जो भी कोई ई कॉमर्स तक हैं। तो पहले कोई मीडिएशन सेल्स नहीं थी इसके लिए 1986 के प्रोटेक्शन एक्ट में, लेकिन अब कोर्ट है कि वो मीडिएशन को प्रेफर करता है, मतलब कि मीडिएशन दे सकता है, बाहर ही अपना मामला सुलझा लो। ये इसके अंदर डिफरेंस तो कुछ जो कि इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास एन इंडिफरेंस कर्व इज ऑलवेज। इंडिफरेंस कर्व कैसा होता है? कॉनकेव टू द ओरिजिन, कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन, अ वर्टिकल स्ट्रेट लाइन या फिर अ हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। अब कईयों को दिक्कत होती है कॉन्वेक्स और कॉनकेव में क्या फ़र्क है। तो कॉनकेव, कॉनकेव में एक वर्ड आता है केव। केव कैसी होती है? हमारी ऐसी होती है, जिसके अंदर शेयर रहता है। केव, केव जिसको हम गुफाएं बोलते हैं, तो केव हमारी ऐसी होती है। तो जौन सा भी हमारा कर्व ऐसे होएगा बाहर की तरफ उभरा हुआ, तो वो हमारा कॉनकेव कर्व होएगा। और जो हमारा कर्व दूसरा होएगा ऐसे, वो होएगा हमारा कॉन्वेक्स कर्व। तो इंडिफरेंस कर्व क्या होता है हमारा? वो होता है हमारा कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। तो कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन, तो इंडिफरेंस कर्व होता क्या है हमारा? एन इंडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट्स ऑल थोस पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ऑफ टू गुड्स विच गिव्स सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। ऐसे दो गुड्स का जो कि सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन देते हैं, उनका कॉम्बिनेशन हमको क्या दर्शाता है? वो दर्शाता है हमारा इंडिफरेंस कर्व। इसकी प्रॉपर्टीज होती है, डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। क्यों होता है? क्योंकि ये मान लीजिए जैसे कि हमारा ये इंडिफरेंस कर्व है, ये है हमारे पास गुड एक्स और ये हमारे पास गुड वाई। तो जब जब हम इन दोनों कॉम्बिनेशन लेंगे तो ये ऐसे ऐसे जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर हम गुड एक्स का बढ़ाएंगे तो हमको इसकी कंजम्पशन की कुछ यूनिट्स कम करनी पड़ेगी वाई की, और इसी को हम क्या बोलते हैं? DMRS, डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। और ये हमारे पास एक्स वाई होता है जो कि इक्वल किसके होता है? चेंज इन यूनिट वाई अपॉन में चेंज इन यूनिट एक्स। तो ये भी इसका स्लोप होता है जो कि DMRS होता है, मतलब कि डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। और ये कॉन्वेक्स होता है ओरिजिन से,
वो हमने बता ही दिया। इसका रीज़न क्यों होता है, क्योंकि अगर हमको एक्स की यूनिट अगर बढ़ानी है तो दूसरे की यूनिट हमको कम करनी पड़ेगी। तो और ये कभी भी दो इंडिफरेंस कर्व इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, एक दूसरे को नहीं काटेंगे। क्यों नहीं काटेंगे, क्योंकि कभी भी इसके अंदर जो होगा वो सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन दोनों का एक जैसा नहीं होगा। तो और सेकंड होता है कि हायर इंडिफरेंस कर्व हमको क्या दर्शाता है कि हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, जितना ऊंचा जाएगा इंडिफरेंस कर्व उतनी उसकी हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन होएगी। तो यही था हमारा इंडिफरेंस कर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, डॉक्ट्राइन ऑफ कैविएट एम्पटर मीन्स buyer should make payment well in time, buyer should be aware of all aspects of buying, buyer will be responsible for the whole payment, buyer will not be responsible at any cost। तो जो हमारा डॉक्ट्राइन है एक कैविएट एम्पटर, जो कि हमने पढ़ा था कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, तो जो कि हमने लीगल एस्पेक्ट्स है जो हमारे उसके अंदर हमने पढ़ी है। तो उसकी मीनिंग क्या है, उसका मीनिंग है बायर शुड बी बिवेयर ऑफ ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ बाइंग। जो भी कुछ वो खरीद रहा है उसके लिए उसको सारे की सारी चीज़ें उसको जाननी चाहिए। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, विच वन अमॉन्ग द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ TRIPS यानी कि ट्रिप्स एग्रीमेंट्स, इंडस्ट्रियल डिज़ाइन, जोग्राफिकल इंडिकेशन, इंटीरियर डिज़ाइन या लेआउट डिज़ाइन ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट्स। तो ट्रिप्स एग्रीमेंट में कौन कौन सी चीज़ नहीं होती इसके अंदर होता है वो इंटीरियर डिज़ाइन। अब ये ट्रिप्स क्या है, ट्रिप्स होता है हमारा ट्रेड ट्रेड एग्रीमेंट रिलेटेड टू, आई का मतलब होता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़, IPs। तो इसके अंदर कौन कौन से हमारे कवर होती हैं एरियाज, वो होता है हमारा कॉपीराइट रिलेटेड और उससे कुछ रिलेटेड राइट्स, ट्रेडमार्क्स रिलेटेड होता है। इसके अंदर कवर होता है जोग्राफिकल इंडिकेशंस, इंडस्ट्रियल डिज़ाइन, पेटेंट्स, लेआउट डिज़ाइंस ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट्स एंड अनडिस्क्लोज्ड इंफॉर्मेशन इंक्लूडिंग ट्रेड सीक्रेट्स और टेस्ट डाटा। तो ये सब इसके अंदर इंक्लूड होता है। तो इंक्लूड क्या नहीं होता इसके अंदर, हमारे पास ऑप्शन में है इंटीरियर डिज़ाइन, ये इंक्लूड नहीं होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, सेल्स ऑफ अ फर्म आर ₹40 लाख, वेरिएबल कॉस्ट 10 लाख, फिक्स्ड कॉस्ट 15 लाख और इंटरेस्ट कितना है हमारे पास 5 लाख। तो इसके अंदर हमको क्या निकालना है, कंबाइंड लिवरेज। तो चलिए फिर निकाल लेते हैं। तो कंबाइंड लिवरेज का हमारे पास फॉर्मूला होता है कंट्रीब्यूशन अपॉन PBT। PBT मतलब कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स, बिफोर टैक्स है लेकिन इंटरेस्ट के बाद है। तो कंट्रीब्यूशन क्या होता है हमारे पास, कंट्रीब्यूशन होता है सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। तो सेल्स हमको दे रखी थी 40 लाख, माइनस कर दिया हमने 10 लाख, तो आ गया हमारे पास कंट्रीब्यूशन 30 लाख। तो ऐसे हमने PBT निकाला। PBT क्या होता है हमारे पास, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट माइनस फिक्स्ड कॉस्ट माइनस इंटरेस्ट। सेल्स हमारे पास 40 लाख थी, माइनस वेरिएबल कॉस्ट 10 लाख, माइनस फिक्स्ड कॉस्ट 15 लाख, माइनस इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कितना था हमारे पास, दे ही रखा हमको इंटरेस्ट, जो कि था हमारे पास 5 लाख रुपीज़। ये रहा, हमने लिख दिया यहाँ पर और फिर हमने इसका करा कैलकुलेशन, तो फिर हमारे आ गई 10 लाख रुपीज़। तो कंबाइंड लिवरेज क्या है हमारे पास, कंट्रीब्यूशन अपॉन में PBT। तो कंट्रीब्यूशन हमारे पास कितना आया 30 लाख रुपीज़ और PBT कितना है हमारे पास 10 लाख रुपीज़। 30 लाख अपॉन में 10 लाख कितना आ गया 3। तो हमारे पास का राइट आंसर क्या हो गया 3 आ गया हमारा कंबाइंड लिवरेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट form the part of the important information to be incorporated in the memorandum of association as specified in the Companies Act 2013। तो मेमोरेंडम यानी कि MOA में कौन सा इसके अंदर नहीं होता है, क्या हमको डिस्क्लोज नहीं करना होता है। द रूल्स रेगुलेशंस एंड बाय लॉज फॉर द इंटरनल मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी, जो कि रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं उसको। द लायबिलिटी ऑफ द मेंबर ऑफ द कंपनी वेदर लिमिटेड और अनलिमिटेड, the name of the company and the state in which it is situated, the objects for which the company is proposed to be incorporated। तो हमारा क्या नहीं होता इसके अंदर होता है हमारा ये इंक्लूड नहीं करना होता, मतलब हमको डिस्क्लोज नहीं करना होता है कि क्या क्या हमारे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं या बाय लॉज हैं इंटरनल मैनेजमेंट में। ये मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में नहीं होता है, ये हमारे किस में होता है, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में होता है। तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में हमको क्या क्या से कौन कौन से क्लोज होते हैं हमारे, एक होता है नेम क्लोज जिसके अंदर कंपनी का नेम बताना होता है, रजिस्टर्ड ऑफिस क्लोज हमारा कहाँ पर कंपनी रजिस्टर्ड हो रखी है वो वाला क्लोज, ऑब्जेक्ट क्लोज की ऑब्जेक्ट्स क्या है हमारे कंपनी के, लायबिलिटी क्लोज
कि हमारे जो मेंबर्स की जो लायबिलिटी है वो अनलिमिटेड है या फिर लिमिटेड है। अनलिमिटेड का मतलब कि उसके घर से ही पैसा निकाल लेंगे अगर कुछ भी हमारी लायबिलिटीज़ हो रखी होगी। और लिमिटेड लायबिलिटीज़ के मतलब कि जितना उसके पास पार्टनर के पास पैसा होगा वो उतनी बस खाली होएगी। और कैपिटल क्लॉज भी हमको इंक्लूड करना होता है और साथ ही साथ हमको सब्सक्रिप्शन क्लॉज करना होता है इंक्लूड। तो यही होता है हमारा एमओ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कैश बजट। कैश बजट को प्रिपरेशन करने का कौन सा मेथड नहीं है? एडजस्टेड नेट इनकम मेथड, परफॉर्मा बैलेंस शीट मेथड, कैश साइकिल मेथड या रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स मेथड। तो इसके अंदर राइट आंसर है हमारे पास है परफॉर्मा बैलेंस शीट मेथड। परफॉर्मा बैलेंस शीट मेथड हमारा कोई भी मेथड नहीं होता है, नॉट अ मेथड लिखा हुआ है कैश बजट का, जो कि नहीं होता वो हमारा होता है परफॉर्मा बैलेंस शीट मेथड। तो बस यही थे हमारे आज के क्वेश्चन। आई होप आपको अच्छे लगे होंगे, अच्छे समझ में आए होंगे एक्सप्लेनेशन के साथ हमारे एमसीक्यूज़। अच्छी लगी ये वीडियो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें जिससे कि वो इस वीडियो का लाभ उठा सकें। और हमारे टेलीग्राम पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।